खुशामदीद। आज हफ्ते का पहला दिन और 9 तारीख है। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। आज की इस नशरियात में जहां बात जम्मू कश्मीर की खबरों से हम ज़रूर शुरुआत करेंगे, लेकिन 2-3 बड़ी अहम बातें आपसे आज शेयर करनी है कि आने वाले दिनों में आपके बजट पर किस तरीके से और बोझ पड़ सकता है, क्या कुछ हो सकता है। उसके साथ साथ मुल्क के अंदर सियासी जुनून किस तरीके से बढ़ रहा है और मजहबी जुनून के ऊपर कानून का रास्ता लेकर किस तरीके से आवाज़ उनको दबाने की कोशिशें हो रही हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी आज। गैर मुल्की खबरों में जब हम देखेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो इमरान खान एक बार फिर आज सुर्खियों में है। आज यूक्रेन खबरों में है, थोड़ी देर पहले धमाका हुआ है। और भी कुछ अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिन पर हम वक्फे से आपसे गुफ्तगू करेंगे। 3 पड़ावों पर इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे और जब 9:30 बजे के बाद 9:40 का वक्त होगा, जब आप और हम बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, आपकी फरियाद, आपकी आवाज़, आपकी बात को हुकूमत तक पहुंचाने का एक सुनहरी मौका होगा। घर बैठे आप कॉल करेंगे हमारे नंबर पर और सवाल रखेंगे हुकूमत के सामने और उम्मीद करेंगे हम कि हुकूमत के इदारे जो हैं वो उन सवालों का जवाब दें। तो दूसरी बड़ी बात कि फटाफट से आप अपना मोबाइल उठाइएगा। अगर आप घर में अभी बैठे हैं तो मोबाइल उठाइएगा और लाइक कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज को, क्योंकि वहाँ पर हमारी लाइव ट्रांसमिशन शुरू हो गई है। यूट्यूब पर वक्फे से आप हमारे खबरों, तज्जियों और तबसरों को देखते हैं, उसको भी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और कूप पर हम अवेलेबल है और उसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा। अपनी आरा वहाँ पर रखिएगा, इलाके की तस्वीर वहाँ पर रखिएगा, ताकि उसे हम वहाँ पर लगा सके, उसे हम वहाँ पर अपलोड कर सके और आपकी बात भी किसी न किसी तरीके से उन ऐवानों तक चली जाए जहाँ पर आप अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। तो इस उम्मीद के साथ ये सारे ज़रिए रहेंगे आपके और हमारे बात के। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और हस्बे वादा तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले ज़रा माजी को याद करते हैं कि हिस्ट्री में आज के दिन जो एक तवील किताब हमारे पास, एक बड़ी किताब हमारे पास है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स है, उनमें से चंद अहम वाक़यात क्या कुछ है जिन्हें आज मेरे साथी गौहर कुछ आपके सामने रखने जा रहे हैं। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में आज बात करेंगे तारीख के हवाले से, क्योंकि आज 9 मई है और आज आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ है, कुछ चंद अहम वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के दिन क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे। तारीख में आज का दिन 9 मई 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के दरमियान हल्दी घाटी जंग की शुरुआत हुई है। वो आज ही का दिन था 9 मई 1576 और आज ही के दिन 1689 में बरतानवी हुक्मरान विलियम III ने फ्रांस के साथ जंग का ऐलान किया। वो आज ही का दिन था, यानी कि 9 मई 1689 1689। और आज ही के दिन 9 मई 1877 में पेरू में 8.8 की शदीद ज़लज़ले से 2541 अफराद हलाक हो गए थे। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1955 में मगरबी जर्मनी नाटो में शामिल हुआ है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2001 में, यानी कि 9 मई साल 2001 में गाना के आकरा लास्पोस स्पोर्ट स्टेडियम में बगदड़ से 126 अफराद हलाक हुए थे। ये गाना का एक इलाका था जहां पर स्पोर्ट स्टेडियम में बगदड़ मची, जिसके नतीजे में 126 अफराद हलाक हुए थे। और साल 2008 में आज ही के दिन, यानी कि 9 मई 2008, अमेरिका ने पाकिस्तान को $81 मिलियन की फौजी इमदाद से इनकार किया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 9 मई साल 2009 में नासा ने चांद पर पानी की तलाश के लिए एक जासूसी गाड़ी भेजी थी। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2012 में, यानी कि 9 मई साल 2012 में अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने हमजिनस शादी की हिमायत की थी। वो था 9 मई साल 2012। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की है मुल्की और आलमी सतह पर। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत और खबरों का पिटारा खोलते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों की शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए आपका जो बजट होता है, माहाना बजट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने जा रहा है। कुछ चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं क्योंकि सरकार के सामने तजवीज़ें आई हैं कि
बिजली की शरह में इजाफा किया जाए, यानी बिजली की जो किराया आप देते हैं, जो हम बिजली का बिल भरते हैं, उसमें अब किराया होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बिजली फीस में हो सकता है इजाफा। महकमा ने जम्मू के लिए 17.74% का इजाफे की मांग रखी है, जबकि कश्मीर सूबे से 12.64% का इजाफे की तजवीज़ सामने है। अवामी एतराज़ के लिए दोनों तजवीज़ों को सामने रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि JPDCL और KPDCL ने सरकार के सामने तजवीज़ रखी है और JPDCL ने तकरीबन 17.74% पावर हाइक, ये जो पावर टैरिफ में बढ़ोतरी का मांग किया है। और उसके साथ साथ कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो पेटिशन चली गई है उसमें 12.46% यानी आपको 13% के आसपास इजाफा देखने को मिलेगा। और माहिरीन का मानना है कि रेवेन्यू गैप को जब आप देखेंगे कश्मीर बमुकाबले जम्मू, तो इसमें ज़्यादा तफावत नज़र आएगी, क्योंकि कश्मीर वादी से रेवेन्यू गैप आपका बहुत है, जबकि जम्मू में रेवेन्यू गैप उतना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 17.74% का इजाफा, मतलब 18% का इजाफा जो है वो जम्मू के अंदर हो रहा है। ज्वाइंट रेगुलेटरी कमीशन अब हतमी फैसला रवा महीने के आखिर तक ले सकता है, इस तरीके की खबर जो है हमारे सामने है। पेटिशन चला गया है जी ज्वाइंट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के पास, और जम्मू कश्मीर की दोनों इकाइयां जो JPDCL है और KPDCL है, उन्होंने अलहदा तौर पर अपनी अपनी बात जो है वो सामने रखी है। और JPDCL का मानना है कि साल 2019-20 के दौरान जो हमारा रेवेन्यू गैप है वो कितना है वो उन्होंने सामने रखा, और साथ साथ ये कहा है कि 2021 में इसमें इजाफा होगा। और इसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसमें हमें इजाफे की जो है मांग को माना जाए। इसी तरीके से जब हम कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करते हैं, तो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी अपने तरीके से जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने अपनी बात रखी है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो मेंशन किया है बापत साल 19-20, उनका मानना है कि रेवेन्यू गैप जो है टू द ट्यून ऑफ 1604.95 करोड़ रुपया, 1604.95 करोड़ रुपया, और ये इंक्रीज होगा जी 5890.600 करोड़ रुपया साल 2020-21 के लिए। और ये गैप कम करने के लिए उनकी तरफ से KPDCL की तरफ से ये कहा गया कि 12.4% का इजाफा जो है वो वापस साल 2022-23 के लिए किया जाए। और इस तरीके से जो आपका एक एक यूनिट है उसका हिसाब क्या कुछ होगा बताएंगे आपको। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा। खबर यह है कि सार्फिन के लिए, बिजली सार्फिन के लिए जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस महीने के आखिर तक बिजली फीस में हो सकता है इजाफा, क्योंकि दोनों कॉरपोरेशंस की तरफ से एप्लीकेशंस मूव की गई है रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने। बिल्कुल गौहर, एक बड़ा फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से, खासतौर पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, चाहे जम्मू की हो या कश्मीर लद्दाख की हो, उनकी जानिब से जो मुत्तहिदा रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया है, इस माह के आखिरी हफ्ते तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला आ सकता है। क्योंकि जम्मू में जो JPDCL काम कर रही है, उनका मानना है कि वहां 17.74% इजाफे की तजवीज उन्होंने रखी है, जबकि कश्मीर में KPDCL ने 12.46% के लिए पिटीशन जो है दायर की हुई है। तो इस तरह से जो मुत्तहिदा रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस माह के आखिर तक इस हवाले से कोई फैसला ले सकती है। क्योंकि जब हम बारीक बीनी में देखते हैं, साल 2019-20 में मजमूई तौर पर जो आमदन और अखराजात है इस पावर कॉर्पोरेशन के अंदर, उस वक्त जो तफावत थी, उस वक्त जो फर्क थी आमदन और अखराजात में, वो 955.92 करोड़ रुपए का फर्क था। यानी उस वक्त नुकसान जो था इस कॉर्पोरेशन को वो 955.92 करोड़ था। लेकिन यही नुकसान जब हम माली साल 2020-21 में देखते हैं तो ये 3684.22 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। इस तरह से साल 2021-22 के दौरान मजमूई तौर पर जो आमदन का फर्क है वो 6000 से तजावुज कर चुका है। तो इस तरह से हर साल, हर माली साल के दौरान ये आमदन और अखराजात का जो तफावत है, इसमें कॉर्पोरेशन के अंदर काफी इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से अब जम्मू के अंदर जो वहां की कॉर्पोरेशन है
जो वहां की विंग है उनकी जानब से ये भी तजवीज रखी गई है कि जो माली खसारा अभी 6062 तक पहुंच चुका है, ये आइंदा साल यानी साल 2022-23 के लिए 8000 को क्रॉस कर जाएगा। इस तरह से उन्होंने इन तफावत को दूर करने और इस नुकसान को बचाने और कॉर्पोरेशन को बचाने के लिए उन्होंने तजवीज दी है कि 17.74 लगभग 18.5% का इजाफा बिजली फीस के अंदर किया जाना चाहिए, बिजली टैरिफ के अंदर किया जाना चाहिए। इसी तरह से जब हम कश्मीर के अंदर देखते हैं तो कश्मीर के अंदर भी इसी तरह का फर्क जो है वो देखने को मिल रहा है। इसको पेश नजर रखते हुए अब इनकी जानिब से जो तजवीज रखी गई है उसमें यही कहा गया है कि मौजूदा टैरिफ के मुताबिक जो जेपीडीसीएल जम्मू के अंदर 100 यूनिट्स तक महाना 1.69 लगभग ₹2.25 के हिसाब से फी यूनिट जो चार्ज करता था, अब उसमें इजाफा किया गया है और कहा जा रहा है कि अब इसमें 2.20 यानी ₹2.20 ये फी यूनिट किया जाए। इसी तरह से 200 से 400 यूनिट्स के लिए लगभग ₹3.5 के आसपास फी यूनिट किया जाना चाहिए और ₹352 फी यूनिट चार्ज जो है इसके तजावुज जो 400 यूनिट से ज्यादा हासिल करेगा बिजली उसको ये चार्ज किया जाए। तो इसमें अब कश्मीर के अंदर 12% बिजली फीस के अंदर इजाफा किया जा सकता है, जबकि जम्मू के अंदर ये इजाफा जो है 17% के आसपास किया जा सकता है। और इस तरह से ये तजावीज दोनों कॉर्पोरेशन, दोनों विंग्स की जानिब से ज्वाइंट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके सामने रखी गई है, जो लगभग हतमी तौर पर इस महीने के आखिर में इस हवाले से जो है कोई हतमी फैसला ले सकता है। इसीलिए जो मुकर्रर शुदा लोड्स है, क्योंकि हर जगह पर जो मीटर है वो काम नहीं करते हैं, बल्कि जहां पर मीटर के बगैर भी बिजली फराहम की जाती है वहां पर यह तजवीज रखी गई है, जहां जिसको 1/4 किलोवाट यानी 1 किलोवाट का चौथा हिस्सा जिसको बिजली की खपत है वो उसको माहाना 99 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए तक के इजाफे की तजवीज रखी गई है। इसी तरह से जो बाकी 1 किलोवाट हो या ज्यादा हो उसी निस्बत से उस फीस में भी इजाफा किया जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि इस माह के आखिर तक इस खसारे को, इस तफावत को दूर करने के लिए जो बिजली महकमा है अच्छा हिलाल, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने बता दिया कि तकरीबन जनाब अब आपके पास जो हम 1 यूनिट ₹1.70 के आसपास ले रहे थे वो अब चला गया सीधे जी ₹2 से भी ऊपर जाएगा, और अगर आपने सेट लिमिट से ज्यादा बिजली खर्च की तो उस पर आपको डबल पैसा भी देना पड़ेगा। इस तरीके की तजवीजें दोनों तरफ से आई है, चाहे वो कश्मीर डेवलपमेंट पावर कॉर्पोरेशन की बात हो या जम्मू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात हो। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे देखूं कि चंद हफ्ते पहले बल्कि चंद महीने पहलू से ही इस बात की बनक थी कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात को कह रहे कि देखिए सबसे ज्यादा हम बिजली जितने पैसे में खरीदने उतना पैसा आ नहीं रहा है और हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है उसका भी कहीं ना कहीं अब सार्फिन को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो वो कश्मीर के अंदर है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है कि उसकी जिम्मेवारी लेगा कोई। नंबर 1 और नंबर 2 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो ये है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के मुकाबले में इन रेट्स को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आज से ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है? देखिए, अभी तक तजवीजें रखी गई है दोनों कॉर्पोरेशंस की जानिब से, जो केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल है उनकी जानिब से रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ज्वाइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इन रेट्स को तय करती है, या उनकी जानिब से तजवीजें रखी गई हैं कि इस तरह का इजाफा होना चाहिए, तब जाकर हम इन क्राइसिस से इस साल के आखिर तक, इस माली साल के आखिर तक किसी हद तक जो है इस पर काबू पा सकते हैं। हालांकि ज्वाइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने जो ये तजावीज रखी गई हैं उसमें ये नहीं कहा गया है कि इससे मुकम्मल तौर पर जो है इन तफावतों को दूर किया जाएगा, बल्कि इतना कहा गया है कि स्मूथ बिजली निजाम चलाने के लिए ये तब्दीलियां वक्त की जरूरत है। दूसरी जानिब जहां आपने तवज्जो फरमाई है कि कश्मीर के अंदर पावर लॉसेस ज्यादा हैं, न सिर्फ पावर लॉसेस ज्यादा हैं, इस जो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जानिब से जो ये तजवीज रखी गई उसमें यह भी कहा गया कि कश्मीर के अंदर जो बिजली का फीस है उसकी वसूली में जम्मू के मुकाबले में यहाँ पर कम हो रही है। इसकी वजूहत क्या है? मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हम देख रहे हैं कि वहां पर कई 100 करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए अभी भी वाजिबुल अदा बिजली की बिलें हैं। नतीजा ये है कि यहाँ से
वो बिजली की फीस जो है अदा नहीं हो पाती है, जिसका जो नुकसान है वक्ती तौर पर वो इन कॉर्पोरेशंस को उठाना पड़ता है और वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही वो बिजली जाती है और उस पर कोई ध्यान देने की जो जरूरत थी, लेकिन कोई पेशरफ्त उसमें कई सालों से नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल बता रहे थे कि जनाब सरकारी दफ्तरों के अंदर जो हजारों करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है वो एक रेवेन्यू गैप जो हम आपको बता रहे थे कि कश्मीर मुकाबले जम्मू में रेवेन्यू गैप ज्यादा है, वो एक वजह वो भी है। और दूसरी बड़ी वजह जो सामने अब आ रही है वो ये भी आ रही है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पर ज्यादा काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मुल्क में जो पहली 3 रियासतें हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो जम्मू कश्मीर भी है। और ये सारी दोनों पिटीशन जो है ये जनाब आपकी अदालत में आ गई है, यानी पब्लिक डोमेन में आ गई है और अवाम इस पर एतराज करें, अवाम अपनी बात रखे। इस सिलसिले में इसको पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया और इसी महीने के आखिर तक जब ये रेगुलेटरी कमीशन में जाएगा आपके डोमेन से निकलकर 8 से 9 दिनों के अंदर अंदर आपने अपनी रिएक्शंस इस पर देनी होंगी और उन्हीं रिएक्शंस को देखने के बाद बिजली फीस को तय किया जाएगा कि कितना बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, फिलहाल जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, दोनों कॉर्पोरेशंस ने बिजली फीस में इजाफे का बात सामने रखी है। जम्मू ने 17.18% बढ़ाने की बात कही है, जबकि 11.5% बढ़ाने की बात जो है वो कश्मीर से भी सामने रखी गई है। ताहम पब्लिक डोमेन में यह पूरा मामला चला गया है और हतमी फैसला माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक आ सकता है। तो याद रखिएगा, अब आपका बजट अगले महीने से बिगड़ेगा, यानी जब आप अगले महीने बिजली बिल भरने के लिए जाएंगे तो हो सकता है नए टैरिफ के साथ आपको यह बिल भरनी हो। तो ये तो थी जनाब अहम खबर जम्मू और श्रीनगर के हवाले से, क्योंकि पूरे महीने रमजान में बिजली की आंख मचोली, जम्मू में शदीद गर्मी में बिजली नहीं, इस बीच बिजली का एक नया पैंतरा सामने आया है कि आपकी बिजली का बिल बढ़ेगा। जी बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात अब आपको बताएंगे सदर हिंद रामनाथ कोविंद के इंतखाब के हवाले से, क्योंकि रामनाथ कोविंद का टेन्योर मुकम्मल हो रहा है और नए सदर के हवाले से जो इंतखाब की तैयारियां हैं वो मुल्क भर में शुरू हो गई हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि अगले 2 माह के बाद ही मुल्क को एक नया सदर मिल रहा है और सदर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सदर हिंद के इंतखाब के लिए तैयारियां भी तेज़ हो रही हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में इस बार एमपीज़ की वोट वैल्यू में कमी हुई है और माना जाता है कि तकरीबन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 708 में से 700 वोट यानी कि 8 वोट कम हुए हैं और जम्मू कश्मीर असम्बली पहली बार सदर हिंद के इंतखाब से बाहर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई असम्बली नहीं है, अवामी हुकूमत नहीं है। इस सिलसिले में भी सदर हिंद की जो वोट है, इंतखाब है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर कमी है। जो एमपीज़ है जम्मू कश्मीर के हवाले से वो इस बार जो है इस इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि वोट इस बार कम हो रहे हैं। कि पहले इससे पहले अगर हम 708 की बात करेंगे तो इस बार जो है सिर्फ 700 वोट ही सदर हिंद के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। वोट वैल्यू कम हो गया। दरअसल जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट से वो वोट डालेंगे, लेकिन चूंकि हमारी बैक एंड पर न तो काउंसिल है और ना ही असेंबली है, उस वजह से उस वोट वैल्यू को कम कर दिया गया है। ये टेक्निकल टर्म है। 24 जुलाई को लास्ट डेट होगा जी सदर हिंद रामनाथ कोविंद का बहस सदर हिंद। उसके बाद नए सदर टेक ओवर करेंगे और उससे पहले इंतखाबी अमल को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि मुल्क भर के अंदर नए सदर के इंतखाब के हवाले से सियासी गहमा गहमी जो है वो तेज हो रही है। और ये पहली बार नहीं है कि लेजिस्लेटर्स हैं, स्टेट असेंबलियां, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी जी सदर हिंद के इलेक्शन में। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, ऐसी रियासतें जो इस बार सदर हिंद के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, बल्कि इससे पहले भी एक वाकया हुआ वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल वोट वैल्यू जो मेंबरान पार्लियामेंट का है सदारती इंतखाब के लिए, जो इलेक्टेड असेंबलियां हमारी स्टेट की नहीं है, वो उस हवाले से उनमें वोट वैल्यू कम कर दिया गया। और ये वोट वैल्यू इसलिए भी कम कर दिया गया है, हमें कंपेयर किया गया है जी दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर को एक ही तर्ज पर रखा गया है, इसलिए वो भी एक परेशानी है इसमें। और दूसरी बड़ी बात कि 708 जो हमारा वैल्यू था वो अब 700 पर आ गया है। और जब हम देखेंगे कि 1974 से 74 में जब गुजरात असेंबली को डिसॉल्व किया गया, 182 मेंबर वहां पर थे और नवनिर्माण आंदोलन वहां पर छिड़ा था और उन्हीं दिनों नए सदर का इंतखाब भी होना था 1974 में। और उस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद इलेक्ट हुए थे, तो उस वक्त गुजरात असेंबली टेकअप नहीं कर पाई थी अपने पूरे प्रोसेस के अंदर। और इस बार
जम्मू कश्मीर सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, यानी जुलाई में इंतखाब नहीं होंगे, हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे, इसलिए गुजरात पहले ही एक असेंबली थी और दूसरे नंबर पर अब जम्मू कश्मीर अपनी तारीख को बना रही है कि सदर के पूरे इंतखाब में असेंबली का कोई रोल आपको दिखेगा नहीं। वोट वैल्यू जैसे आपने पहले ही कहा फिक्स कर दिया गया है जी 708, और इस तरीके से अब ये मामला आगे बढ़ेगा। और ये वोट वैल्यूज जो हैं सदर हिंद के हवाले से जो मेरे पास इदाद शुमार है 1952 के 1952 में ये वोट वैल्यू था जी 494, उसके बाद मार्जिनली ये इंक्रीज कर दिया गया 57 में, उसके बाद ये दोबारा इंक्रीज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके ये इंक्रीज होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमारा वोट वैल्यू रहेगा दैट विल बी 700। तो आखिरी दिन 24 जुलाई से पहले मुल्क के अंदर नए सदर का इंतखाब होगा। इंतखाबी दंगल में पहली बार जम्मू कश्मीर असेंबली का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास असेंबली नहीं है, और मुल्क की तारीख में जब आप देखेंगे तो गुजरात के बाद जम्मू कश्मीर दूसरी असेंबली होगी जो कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी सदर हिंद के इंतखाब के बाद। एक मामला पहले आया था जो मैंने आपके सामने रख दिया था कि जब आंदोलन चला था वहां पर नवनिर्माण आंदोलन, दैट वाज 1974, और उस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद इलेक्ट होकर आएंगे। इस बार देखना होगा कि बिना जम्मू कश्मीर की असेंबली के कौन से सदर इलेक्ट होकर आ सकते हैं। तो ये तो थी बात जनाब सदर रामनाथ कोविंद के हवाले से। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैट के हवाले से, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और यह मामला पिछले कई दिनों से सामने आ रहा है कि कैट अदालतें, कैट बेंच जो है जहां पर केसों की सुनवाई हो रही है, और स्पेशली उन केसों की सुनवाई हो रही है जो हमारे बिजनेस अपना ड्यूटी मैटर्स है, यानी जहां पर सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात है, उसको लेकर आपको याद होगा कि सदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी बात रखी थी और बरहमी का इजहार किया था। उसके बाद ही अब DOPT महकमा जो है उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो 27 वैकेंसियां जो कैट की है बशमूल जम्मू और श्रीनगर उसे पूर्ण करने के लिए जा रही हैं, और इस सिलसिले में रिटायर IAS ऑफिसर और सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे जी फॉर्म सबमिट करने के लिए, और लगातार इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। इस हवाले से जानकारी जो है वो रात देर गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से दी गई है जो DOPT के वजीर भी है। और ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैट बेंच जो अक्रॉस द कंट्री है, जिनमें जम्मू भी है, श्रीनगर भी है, कम से कम 67 पोस्ट हैं, जिनमें सिर्फ 40 चेयरपर्सन और मेंबर्स अभी काम कर रहे हैं, बाकी मानदा कमीशन जो है ये पूरा मामला जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से अब ये फैसला हुआ है कि रिटायर्ड जज भी इसमें ले सकते हैं हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस जो अगर हाई कोर्ट का है वो भी एलिजिबल हो सकता है इसमें चेयरपर्सन के लिए, और साथ साथ सीनियर वकला भी अब आएंगे, और इस सिलसिले में रूल्स एंड प्रोसीजर्स को सामने रख दिया गया है। और उसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता दिनों ये पूरा मामला सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि इतने बड़े बेंच हमारे मुल्क के अंदर है और उन्हें फाल और मुतहरिक नहीं बनाया जाए सरकार की तरफ से। उसके बाद ही अब DOPT ने यह फैसला लिया है कि 27 अहम तरीन वैकेंसियां जो खाली पड़ी है उसे पूर्ण किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, क्योंकि श्रीनगर और जम्मू का कैट बेंच जो है वो अलग-अलग है और दोनों के अंदर अभी असामियां पूर्ण करना मतलूब है। तो नोटिफिकेशन आज बाद दोपहर जारी हो सकती है। चलिए तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब ज़रा करेंगे, जहां हमने CAT की बात की, अब ज़रा लद्दाख की भी बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि लद्दाख के हवाले से जहां पर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो वहां पर बनाने के हवाले से जो बात की गई थी, लेकिन अभी तक जो है वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया गया है। कमीशन 2.5 साल के वक्फे के बाद ही, जहां 2.5 साल पहले ही बताया गया था कि कमीशन वहां पर बनाया जाएगा, जिसके बाद ही वहां पर जो पोस्ट होगी खाली असामियां वो पूर्ण की जाएंगी, लेकिन 2.5 साल के वक्फे के बावजूद भी पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख में नहीं बनाया गया है, उसका क़याम अमल में नहीं लाया गया। और आपको बताते ये भी चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले ही जो है लद्दाखियों के लिए जो एंट्री जो है उस पर जो है पाबंदी आयद की थी पहले ही, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के हवाले से बात करेंगे, मुख्तलिफ असामियाँ वहाँ पर अभी भी जिस तरह से खाली पड़ी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो भी एडवर्टाइजमेंट होती थी वो अब लद्दाख के अंदर नहीं हो रही थी थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद ही इंतजामी की जानिब से, जहां मरकजी सरकार की जानिब से वहां पर कहा गया था, पहले कहा गया था कि वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा, उसके बाद ही
जितने भी एडवर्टीजमेंट होंगी वो थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर जब हम 2019 को देखते हैं, जब रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, तो उसके बाद से आज तक का जब वक्त देखेंगे तो अभी तक भी लद्दाख के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो फुल फ्लेज्ड पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर अवामी सतह पर भी काफ़ी गुस्सा है और पॉलिटिकल लेवल पर भी इस मामले को लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहले ही लद्दाख के लिए डोमिसाइल एलिजिबिलिटी को पैदा कर दिया था, जिसके बाद अब लद्दाख के लिए 2.5 साल के वक्फे के बाद भी जब पीएससी ना हो तो उससे काफ़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीधे लद्दाख चलेंगे, जहां से हमारे साथ मोहम्मद इसहाक इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इसहाक, कल हम बता रहे थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जी, आने वाले दिनों में एहतजाज होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की लड़ाई लड़ी जाएगी, स्टेटहुड की मांग की जा रही है, लेकिन बुनियादी मामला यह है कि 2.5 साल के वक्फे के बाद भी पब्लिक सर्विस कमीशन का बनना, पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ जो दीगर बोर्ड्स हैं, भर्ती बोर्ड्स हैं, अभी तक उनका भी नहीं बनना, किस तरीके से लद्दाख की आवाम इसको देख रही है और क्या कुछ पूरी खबर है? जी बहुत सब आपको बताते थे, जिस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट का इशू लद्दाख के अंदर काफी बड़े पैमाने पे देखने को मिला। और उसके बाद से अगर हम देखा जाए तो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जो रूल है वो बना है, लेकिन आपको बताते चले गेजेटेड पोस्ट के लिए यहाँ पे अभी कोई भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं है। 2019 के रिओर्गनाइजेशन एक्ट में ये साफ साफ कहा है कि लद्दाख के लिए जो गेजेटेड पोस्ट की जो भर्ती है वो यूपीएससी कंडक्ट करेगा, लेकिन 2.5 साल में यूपीएससी ने किसी भी तरह की गेजेटेड पोस्ट की भर्ती नहीं किया है। और दूसरा, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो लद्दाख में जारी किया है वो एलिजिबल एप्लीकेबल सिर्फ नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए है। और लद्दाख के अंदर जितने भी स्कॉलर तबके के लोग हैं या जो यूथ हैं, जो पीएससी एस्पायरेंट्स थे, जब जम्मू कश्मीर के साथ था उस वक्त जेके पीएससी में बहुत सारे एग्जाम उन्होंने फेस किए थे, उनकी डिमांड ये है कि लद्दाख के लिए अलग से पीएससी एस्टैब्लिश किया जाए। और दूसरा, आपको बताते थे जिस तरह से लद्दाख के अंदर इस साल तक जो है जेके बोर्ड कॉमन था लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए, और जिस तरह से हाई कोर्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए कॉमन है, और जिस तरह से अभी लद्दाख में सीबीएसई जो है सभी गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई के साथ एफिलिएट हुआ है, जेके बोर्ड कॉमन रखने के बाद 2 साल के अरसे के बाद सीबीएसई के साथ कॉमन हुआ। तो उस तरह उनका डिमांड ये था कि जब तक लद्दाख का अपना बोर्ड नहीं बनता है सर्विस रिक्रूटमेंट के हवाले से, जब तक अपना पीएससी नहीं बनता है, तब तक ज्वाइंटली जेके पीएससी के साथ रखे, ताकि जो यूथ पिछले कई लंबे वक्त से पढ़ाई कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी फ्यूचर जो है वो खत्म न हो। और दूसरी जानिब आपको बताते चले, पिछले दिनों में ही जम्मू कश्मीर में खासकर गेजेटेड पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बड़े पैमाने पे पीएससी की तरफ से एप्लीकेशंस मांगा गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लॉ जो है वो रखा है, जिसके पास डोमिसाइल है वही एप्लीकेबल कर सकता है। उस वक्त लद्दाख के अंदर जो स्कॉलर तबका है उनकी तरफ से भी ये डिमांड आ रहा था कि लद्दाख के जो गेजेटेड पोस्ट के लिए, खासकर पीएससी में जो एप्लीकेंट्स हैं, जो पीएससी के में भाग लेना चाहता है, पीएससी एग्जाम फेस करना चाहता है, उनके लिए काफी खलल आ रहा है, क्योंकि लद्दाख के अंदर कोई भी पीएससी नहीं है। इसी सिलसिले में लद्दाख इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चीफ फिरोज अहमद खान ने लगातार 2 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख को भी लेटर लिखा है, और जम्मू कश्मीर गवर्नर से भी लास्ट ईयर उन्होंने मुलाकात करके इस इशू को टेकअप किया है। और दूसरी जानिब आपको बताते चले, लद्दाख में इस वक्त जो है गेजेटेड पोस्ट के हवाले से यूथ काफी परेशान है, क्योंकि गेजेटेड पोस्ट के लिए किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और किसी भी तरह की पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी लद्दाख के अंदर नहीं। यानी कुल मिलाकर अभी हम ऐसा ये माने कि जहां तक हम देखें कि पब्लिक सर्विस कमीशन का कयाम 2.5 साल के वक्फे में नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो हायर भर्तियां हैं वो तो ऑटोमेटिकली स्टैंड स्टिल पर लग जाएंगी। लेकिन जब हम मकामी भर्ती बोर्ड की बात करते हैं, जो लोकल भर्ती बोर्ड है, चाहे वो क्लास 3 है, क्लास 2 है या क्लास 4 की बात हम करें, तो क्या उस हवाले से कोई भर्ती का अमल शुरू हुआ है? क्या कोई बोर्ड तश्कील पाया गया है, भर्ती बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड? जी गौरव, आपको बताते चले लोकल भर्ती बोर्ड के लिए सर्विस रिक्रूटमेंट जो रूल है वो बना है, और दूसरी जानिब लेह और करगिल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DSSR भी पहले से हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड पहले से, और दूसरी जानिब जो स्टेट कैडर के पोस्ट जो है फिलहाल, क्योंकि स्टेट का अपना बोर्ड नहीं है, तो एसएससी को दिया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिया है। तो
और दूसरी जानिब लद्दाख पुलिस के लिए भी नॉन गेजेटेड के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। अब एसएससी का जो एग्जाम है वो इस साल के जून में हो सकता है, क्योंकि एसएससी की तरफ से काफी जो पोस्ट जो है वो निकाला गया, क्योंकि जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है वो एसएससी को रेफर किया है, क्योंकि लद्दाख का अपना बोर्ड नहीं है। तो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए एलआरसी भी है और रिक्रूटमेंट रूल भी बना है, और अब जो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। लेकिन गेजेटेड पोस्ट के लिए किसी भी तरह की पॉलिसी फिलहाल नहीं बना है। वही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है, बार बार ये सवाल हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अहदेदारान है या होम डिपार्टमेंट है, जीएडी डिपार्टमेंट है, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। उनका मानना है कि पहले नॉन गेजेटेड पोस्ट की रिक्रूटमेंट जो है हमने काफी जो है कोशिश करने के बाद ये बनाया है, तो इसी तरह से गेजेटेड पोस्ट के लिए भी बनाया जाएगा। लेकिन गेजेटेड पोस्ट के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी एज जो है दिन ब दिन निकलते जा रहे हैं, और जो अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रहा है गेजेटेड लेवल के, क्योंकि परमानेंट जो पोस्ट जो है वो हमें फिलहाल जो है रिक्रूटमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एलआरसी भी अगर गेजेटेड पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसमें जिस तरह जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लॉ है, क्या लद्दाख का एलआरसी गेजेटेड पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा? क्योंकि फिलहाल जो एलआरसी जो निकला है वो स्पेसिफिकली नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये भी लद्दाख के अंदर जो युवाएं हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनमें खदशा है, और काफी लंबे वक्त से एक डिमांड भी चल रहा है और मूवमेंट भी चल रहा है स्टूडेंट एसोसिएशन का, स्टूडेंट लीडर्स का, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का, और एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक डिमांड यही भी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करके बताने के लिए कि किस तरीके से वहाँ पर तालीम याफ्ता नौजवान परेशान है, क्योंकि अभी तक भी लद्दाख के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और मुस्तकबिल तारीख दिख रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जनाब ताजमहल का मामला भी क्या है, आपको बताएंगे कि मुगल रोड के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है, और एक मुनज़्ज़म तरीके से श्रीनगर के अंदर एक ग्रोह चल रहा है, वो ग्रोह गैर कानूनी तौर पर कौन सा काम कर रहा है और पुलिस खामोश तमाशाई क्यों है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान भी आपको लिए चलेंगे कि पाकिस्तान को लेकर दो खबरें हैं, वो दोनों खबरें क्या कुछ, और इमरान खान के लिए क्या वाक़ियतन परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, बताएंगे बैक टू बैक आपको सारी बड़ी खबरें। लेकिन वक्त इस वक्त हो गया एक छोटे से तिजारती वक्फे का।